दोस्तों हमारा अब 28 फरवरी को कक्षा 12वीं अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैंने आपको तैयारी कराने स्टार्ट कर दिया है। इंग्लिश की भी टॉपर सीरीज स्टार्ट कर दी हिंदी की तरह। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको आपकी फ्लेमिंगो की सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन कवर करा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर याद करने में क्या है टाइम लगता है। ओके, तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं। बाकी आपके जो आपके पोस्टर हो जाते हैं, नोटिस हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट, 1 से 2 दिन में भी आप क्या है ये सब टॉपिक आराम से कवर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन 1-2 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, डेली आप क्या है 10-10 क्वेश्चन तैयार करिए तो भी आपका आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको कहा है फ्लेमिंगो में आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक फोर्थ सेक्शन, एक पोएट्री सेक्शन। फोर्थ सेक्शन में दोस्तों आपके 8 लेसन है। ओके, 8 लेसन थे तो मैंने क्या है कंप्लीट करा दिए हैं 2 पार्ट में वीडियो में। ओके, पहली पार्ट में 4 लेसन, दूसरे पार्ट में 4 लेसन। ओके, तो हमारी यहाँ फ्लेमिंगो कोर्स कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फ्लेमिंगो के दोस्तों आपको जो पोएट्री सेक्शन है इसके दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपकी पोएट्री की हम बात करते हैं तो पोएट्री में दोस्तों आपके क्या है 5 चैप्टर है। ओके, पोएट्री में दोस्तों आपके 5 लेसन है। तो एक ही वीडियो में दोस्तों आपके 5 लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। केवल आपको 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन आपको याद रखना है पोएट्री सेक्शन से, आपका दोस्तों काम हो जाएगा। ओके, चलिए क्रम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा लेसन फर्स्ट है माई मदर एट 66। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी शॉर्ट वाले क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अचे दैट द पोएट फील्स। ओके, इस पूरी कविता में माई मदर एट 66 जो कविता है इसमें किस दुख की बात की जा रही है। ओके, मतलब कवित्री की कौन सी भावना है, दुख भरी भावना है आपको बतानी है। ओके, ये जो कवित्री के मन में कौन सा दुख है। तो द पोएट लुक्स एट हर मदर, सी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड। जब जो कवित्री हैं अपनी माता जी को देखती हैं, ओके, अब जब कवित्री अपनी माता जी को देखती हैं तो क्या है वह बहुत ज्यादा क्या है बूढ़ी हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। ओके, इट अपियर सी विल नॉट लिव लॉन्ग। अब ऐसा लगता है कि अब उनकी माता जी इस दुनिया में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगी, उन्हें क्या है अब उन्हें जल्दी छोड़ने वाली हैं। ऐसा क्या है कवित्री को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अब उनकी माता जी बहुत ज्यादा बूढ़ी और कमजोर हैं। ओके, द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून। अब जो कवित्री के मन में कौन सा डर है, कौन सा दुख है, अपनी माता को जल्दी उनका खो जाने का। ओके, अब अपनी माता जी जल्दी उन्हें छोड़ के चली जाएंगी इस दुनिया से, उसका जो मन में डर है वो इसमें कविता में बताया है। क्लियर है? बिल्कुल आपको 2 लाइन में मैंने दिया हुआ है। ओके, जिससे आप आसानी से तैयार कर सकें। जितना आसान हो सकता है, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना मैंने किया है। ओके, और आपको ऐसा नहीं कि पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंग। स्प्रिंग यानी हो सकते हैं हम झूमते हुए या दौड़ते हुए। तो जो है इस कविता में हमें इस कविता में जो हमारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं यानी नौजवान हमारे पेड़ हैं उन्हें दौड़ते हुए क्यों बताया जा रहा है या झूमते हुए क्यों बताया जा रहा है। तो द पोएट वाज ट्रेवलिंग बाय कार। जब क्या है कवित्री अपनी कार से यात्रा करती हैं। द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपीयर टू फास्ट। ओके, अपीयर यानी लगना। तो जब द यंग ट्रीज अलोंग द रोड तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि कार के साथ रेस लगा रहे हैं। कौन कार के साथ रेस लगा रहे हैं? कौन? पेड़ पौधे। ओके, क्योंकि आपने भी देखा हो जैसे आप बस से जाते होंगे, कार से जाते होंगे, तो जब आप क्या खिड़की से देखते होंगे तो जो पेड़ पौधे होते हैं ओके, तो ऐसा लगता है कि वो क्या है हमारे साथ दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि वो क्या पीछे छूटते जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्या है वो भी हमारे साथ दौड़ लगा रहे हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कवित्री को जब कार से यात्रा करती है कि जो पेड़ है ये क्या है एकदम क्या है बहुत तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। The poet present a contrast between her dozing old mother and spitting young trees। यहाँ दोस्तों कवित्री किसकी बात कर रही हैं? यहाँ कवित्री ने अब 2 पक्षों की बात हो रही है। एक तो उनकी जो माता जी जो क्या बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, और दूसरी ओर ये यंग ट्रीज हैं जो क्या एकदम क्या बहुत ज्यादा जोश उत्साह से क्या है दौड़ लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ दोनों क्या कंपेयर करती है। एक साइड हमारी माता जी अब क्या बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा सुस्त हैं, और दूसरी साइड ये क्या है जो नौजवान ये पेड़ है ये क्या है दौड़ लगा रहे हैं कार के साथ इस टाइप से। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आपका आया था तो रट के रखना है, 25 में आपका रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर मूर। यानी मतलब है कि जो कवित्री ने अपनी माता जी की तुलना जो ठंडियों के चांद से क्यों की है, ठंडी को जो चांद होता है उससे क्यों की है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। इन विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम व्हेन एंड स्क्रीन। ओके, ठंडियों में जो आप देखते हो चांद होता है तो ठंडियों में जो चांद होता है एकदम क्या है धुंधला सा दिखता है। ओके, धुंधला सा दिखता है, एकदम कमजोर सा महसूस होता है, प्रतीत होता है। द मदर आल्सो लुक लाइक डेट।
ओके। अर्जुन की काबित्री की माता जी हैं, वो भी लगभग उसी की तरह दिख रही है। जिस प्रकार से ठंडी को चांद एकदम धुंधला सा कमजोर सा दिखता है, मुरझाया हुआ दिखता है, सेम उसी प्रकार से उनकी यह माता जी भी है। विंटर इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज आल्सो। और यहाँ जो विंटर शब्द यूज किया, ठंडियों की बात हो रही है, यह किसके सिंबल है? यह काबित्री में ये बने माता जी के ओल्ड एज की, ओल्ड एज से एक सिंबल है। यहाँ जो विंटर है ओल्ड एज का एक सिंबल के रूप में प्रेजेंट है पोयम में। द मदर इज ओल्ड एंड वीक, और जो माता जी है बहुत ज्यादा बूढ़ी और क्या कमजोर हो चुकी है। तो बस इसका आंसर क्या है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माता जी की तुलना क्या ठंडियों के चांद से क्यों की है काबित्री ने? तो आंसर इसलिए ये बताया जा रहा है कि जो ठंडियों को चांद धुंधला धुंधला सा कमजोर सा प्रतीत होता है, सेम उसी प्रकार से उनकी माता जी भी है, इसलिए क्या कंपेयर किया है। सिंपल है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला है आपका कि शॉर्ट में, ये आपके चारों शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग में आपका क्या आता है? तो लॉन्ग में दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। ओके, माई मदर इलेक्ट्रिसिटी का सेंट्रल आइडिया लिखी। तो देखिए दोस्तों, आपका ये बेसिक क्वेश्चन आपका ये सेंट्रल आइडिया वाला एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो आपका ऐसा हो सकता है कि हो सकता है किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए। पहली बात दोस्तों, आपको एक बात जरूर आपको मन में बिठा लेना है, पेपर में हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ओके, अब जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ नहीं में से आपको रहने वाला है, ऐसा आपको नहीं सोचना कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं ना मिले। ओके, फिर भी अगर एक आध दो क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि आपसे नहीं बन रहा है, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में दोस्तों आपको सोचना, जो भी आपको क्वेश्चन आया है वो आप सोचना है कि ये किस पोयम से है। मान लीजिए यही क्वेश्चन है तो हमने आपको दिमाग लगाना कि कुछ क्वेश्चन से है, तो आपको समझ में आ गया कि ये माई मदर एट 66 वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। फिर आपको क्या करना है, जो आपने सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे, सेंट्रल आइडिया तो आपको याद रखना है, वही आपका है लिख दीजिएगा। मतलब क्वेश्चन कोई भी हो और आपको ओके, लेकिन उसका आप सेंट्रल आइडिया लिख दिए तो भी आपको वहाँ नंबर मिल जाएंगे। ओके, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, छोड़ना तो आपको पेपर में बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सेग्रीफाई। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या बताया जा रहा है कि इसमें विदाई शब्द हैं जो कुछ वो आपको बताने हैं, और अंत क्या है, अंत में थोड़ा सा मुस्कुराती हैं। ओके, अंदर दुख है लेकिन क्या बाहर से मुस्कुरा सी रही हैं, तो इसमें वो आपको उसके बारे में बताना है। तो द पोएट फील्स सैड टू थिंक दैट हर मदर माइट लिव हर फॉर एवर। ओके, अब जो काबित्री हैं मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि अब उन्हें अपनी जब सोचती हैं, क्योंकि माता जी अब उन्हें क्या है जल्दी छोड़कर चली जाएंगी इस दुनिया से, तो यह विचार सोचकर भी क्या है बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। नाउ शी डज नॉट कीप दिस थॉट अवे हर रियलाइजेस हर ड्यूटी टू मदर। ओके, जो इस विचार को भाई अब रखना नहीं चाहती। कौन सा विचार? जो उनके मन में बार बार विचार आ जाए कि उनकी जो माता जी अब इस दुनिया को छोड़ के चली जाएंगी, तो अब जैसे ही अब इस विचार को सोचती हैं तो क्या है बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। तो इस विचार को वो रखना नहीं चाहती हैं। ओके, मतलब मन से बाहर निकालने का प्रयास करें इस विचार को। ओके, वो अपने और साथ ही उन्हें ये एहसास होता है कि उनका अपनी माता के प्रति क्या कुछ कर्तव्य है। सी गिव्स अ मोरल सपोर्ट टू हर मदर। वो क्या अपनी माता जी को क्या कुछ सपोर्ट करना चाहती है। सी डज नॉट वांट टू हर मदर लॉन्लीली, और अपनी माता जी को क्या है अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। आपने ये कविता पढ़ी होगी, इसमें आपने देखा कि काबित्री जा रही होगी एयरपोर्ट में जाती है, मतलब कहीं जा रही होंगी ओके अपनी माता जी को छोड़कर, तो उन्हें लगता है कि सी डज नॉट वांट टू, वो नहीं चाहती हैं कि अपनी माता जी को अकेला छोड़े, फिर भी उन्हें क्या अकेला छोड़ रही होंगे। तो इस बार से चार जो मैंने क्वेश्चन बताया शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार करके रखना है। इसमें इस चैप्टर से आपको इन चार में से देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम देखते हैं माई मदर एट 66 जो हमारी पोयम है, इस पोयम का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पता। इसका मतलब होता है कि आपकी जो पोयम है, इस पोयम का आप समरी लिखी हुई, तो इसे समरी कह सकते हैं, सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं। मतलब आपको 4 से 5 लाइनों में आपको है उस पोयम का आपको सारांश बताइए, सारांश जिसे कहते हैं हिंदी में सारांश बताइए हुए। तो देख लेते हैं। तो 3 नंबर में सीधा आ जाता है सेंट्रल आइडिया लिखिए माई मदर एट 66 का, जैसे एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। ओके, तो 25 में आपका किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा उसको भी बताता हूँ। देखिए, या फिर आपका हो सकता है कि समरी लिख कर आ सकता हूँ, समरी लिख कर आए, सेंट्रल आइडिया लिख कर एक ही बात है और बहुत हाई चांस है। तो मैं आपको कहूंगा कि 5 आपकी पोयम है, 5 पोयम का दोस्तों आपका है सेंट्रल आइडिया तैयार ना करें, लेकिन आगे की जो 3 पोयम है माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इन तीनों पोयम के सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करके रखने। फायदा सबसे अच्छा ये रहता है इनका कि मान लीजिए सेंट्रल आइडिया पेपर में नहीं भी आता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के रखना है। क्यों पढ़ के रखना है कि मान लीजिए कोई लॉन्ग में कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपसे नहीं बनता, तो ये जो आप लाइन याद करके जाती है इसे लिख देते हैं तो भी आपको पेपर में नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा सारांश रहता है और क्वेश्चन जो भी होगा वो कुछ ना कुछ पोयम से कनेक्ट होगा, तो इससे आप लिख दे तो भी आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। ओके, इसलिए आपको सेंट्रल आइडिया जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, समझिए। देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, जितने शब्दों का प्रयोग किया है बहुत ज्यादा इजी है, आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास, यानी जो ये माई मदर एट 66 है, किसने, इसके राइटर कौन है, काबित्री कौन है, कमला दास। ये हमेशा बताना, जब भी आप किसी पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखें आपको बताना चाहिए कि भाई पोयम लिखा किसने है, तो आपको बता दिया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सेंट्रल आइडिया।
This poem shows the fear of losing her mother of the poetess because her mother is very old. Okay, अब जो कवित्री के मन में अपनी माता को खोने का जो डर है, उस डर के यहाँ इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि जो कि माता जी अब क्या है बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं. It seems that she will die soon. अब ऐसा लगता है कि उनकी माता जी जल्दी या मृत्यु हो जाएगी. यहाँ क्या लिखा है? पोएट से लिखा. पोएट यानी कवित्री के सेंस में आ रहा है. पोएट बस लिखे तो कवि, और पोएट से लिखा यानी कवित्री. तो पोएट्स गेट्स स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट. ओके, तो जब इस विचार को सोचती हैं तो क्या भयभीत हो जाती हैं, घबरा जाती हैं. टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट सी लुक्स आउटसाइड ऑफ द कार. इस जो नकारात्मक उनके विचार आ रहे हैं उसको अपने मन से निकालने के लिए वो अपनी क्या है कार की बाहर देखने लगती हैं. द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल जॉय, द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट. ओके, इस पूरी दुनिया है. ओके, ये पूरी दुनिया क्या है एकदम सुखियों से खुश से भरी हुई है, खुशियों से भरी हुई है. द यंग ट्रीज सीम्स रनिंग फास्ट. और ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये पेड़ है ये क्या है दौड़ लगा, रेसिंग लगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में समझा भी था. ओके, चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी एट द एयरपोर्ट दैट दे हैड अंडरगो द सिक्योरिटी चेक. और जब वो सिक्योरिटी चेक से पास होती हैं तो आगे जो बच्चे देखती हैं तो वो क्या है बहुत ज्यादा बच्चे वहाँ खुश थे. ओके, द पोएट्स वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर. ओके, जो कवित्री हैं वो अपनी माता जी से क्या है कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई हैं. ओके, सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर. ओके, वो है बहुत ज्यादा दुखी होती है अपनी माता जी का क्या मुरझाया हुआ चेहरा देखकर. ओके, इस प्रकार से. नेक्स्ट है सी बिकम्स वेरी सैड बट सी हाइड्स हर फीलिंग्स एंड सेड टू हर मदर सी यू सून अम्मा. ओके, वो क्या है हो जाती है सी बिकम्स अब वेरी सैड, वो क्या है बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन इतने दुख होने के बाद भी अपनी क्या जो फीलिंग उनकी भावनाओं को अपनी छुपाती हैं और कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, हम क्या है अम्मा जल्दी मिलेंगे. तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है माई मदर ऐसी का सेंट्रल वाली. तो आपने देखा मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई, एक शब्द पढ़ा है, तो आपको कहीं भी ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ना ही इस मैंने कोई कठिन शब्द लिखे हैं. ओके, कि जिससे आपको क्या है उसे याद ही ना कर पाए. ओके, आपको क्या है 1 से 2 बार आपको कॉपी में लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपका तैयार हो जाए. जरूरी नहीं सब लाइन याद ना भी हो, लेकिन 3, 4, 5 लाइन भी आपको हो जाती है तो आपका काम हो जाएगा. आगे देखते हैं. अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है फ्लेमिंगो पोएट्री में लेसन 2 है कीपिंग क्वाइट. इससे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. इसमें भी केवल 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं जिन्हें आपको तैयार रखना है. ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव. अगर हम क्या है 1 से 12 तक गिनते हैं, 1 से 12 तक गिनते हैं और उतने समय जितना उसमें समय लगता है उतने हम समय शांत रहते हैं तो हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं. ओके, देख लेते हैं. एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में 22 में क्वेश्चन आ चुका है, 23 में आ चुका है, 25 में भी आपका आ सकता है. एकदम याद करके रखना है. काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम. यानी अगर आप 1 से 12 तक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप गिनते हैं तो बहुत ज्यादा कम समय लगता है. Keeping still for this brief interval of time help us determine the right course of action in future. तो इतने समय जितना समय इसमें लगा, मान लीजिए 5 सेकंड लगा, 1 से 12 तक हिंदी बोलने में मान लीजिए 5 सेकंड लगा, उतने समय यदि हम क्या शांत रहते हैं और शांत रहकर उतने जितना उसमें समय लगा यानी 5 सेकंड लगा उतने हम शांत रहते हैं और सोचते हैं. ओके, तो सोचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा. हेल्प अस टू डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर. तो हमें भविष्य में क्या करना है इसके बारे में हम क्या है सोच सकते हैं. ओके, इसके बारे में हम क्या है सोच सकते हैं. मतलब यहाँ कावित्री का कहना है ओके कि ज्यादा समय तक आपको क्या है सोचना नहीं, केवल आप क्या है 5 से 6 सेकंड रुक जाइए. ओके, जितना 1 से 12 तक गिनने का समय लगता है उतना रुक जाइए और सोचिए कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है. ओके, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और फिर उसके अनुसार काम कीजिए. क्योंकि ये पूरी पोएम उन लोगों के ऊपर बनी हुई है कि बहुत सारे लोग हैं ओके जो क्या है बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं, चाहे वो क्या है जॉब में हो चाहे अपने और भी काम में हो, कि बिना सोचे समझे बिना रणनीति बनाए क्या काम करते रहते हैं, फिर बाद में क्या उसका रिजल्ट नहीं मिलता है. ओके, इसी के ऊपर ये क्या है पूरे चैप्टर रहता है. ओके, इसलिए वो कहते हैं कि ज्यादा समय नहीं विचार करो, लेकिन कुछ समय रुको, 5 सेकंड 10 सेकंड रुको और सोचो आगे क्या करना है, फिर काम करोगे. मतलब सोच के काम करो. नेक्स्ट है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम. ओके, तो इस कविता में हमें किस दुख की बात हो रही है वो आपको बताना है. एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है. In our breathless rush, we have to no time to understand what we are. इस breathless rush यानी इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम सोच सकें हम कौन है, हम क्या है. ओके, हम क्या है अपने बारे में मतलब सोच सकें. इतना भी हमें समय नहीं कि हम अपने बारे में सोच सकें, अपने बारे में जान सकें. वी फील दैट वी आर रशिंग टुवर्ड्स डिजास्टर.
हमें ये महसूस होता है कि हम क्या है अपने विनाश की ओर जा रहे हैं। ओके, दिस मेक्स अस सैड। तो ये जैसे हमें पता चलता है कि हम क्या है हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा क्या विनाश की ओर जा रहा है, और यही बातें हमें क्या दुखी कर देती हैं। बट वी डोंट स्टॉप एंड आवर सैडनेस। हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं, ओके, बस भागा दौड़ी जिंदगी जी रहे हैं, ये हमें इससे क्या है, इससे हमें ज्यादा सुख प्राप्त नहीं होगा। ओके, इससे ज्यादा हमें सुख प्राप्त नहीं होगा, फिर भी हम क्या है ये काम करते रहते हैं, जिससे हमारा क्या है, और हम रुकते नहीं है, यही काम करते रहते हैं, जिससे हमारा क्या है जो दुख है वो बढ़ता चली जाता है। ओके, अब यहाँ 2 से 3 लाइन में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों ने समझ में आए। जिन विद्यार्थियों ने कीपिंग क्वाइट वाली की क्या समरी समझी होगी या उसके हिंदी में समझ के रखा होगा तो उन्हें समझ में आ रहा होगा। ओके, यहाँ मैंने उन लोगों की बात होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे अब सुबह से उठे जो जॉब करते होंगे तो जॉब में तुरंत जाते हैं 7 बजे से, ओके, शाम तक वो जॉब करके आ रहे हैं। ओके, फिर खाना पीना खाए, फिर सो गए, फिर जॉब करने जाए, मतलब अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओके, ना ही अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे, बस कैसे पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इस टाइप से। ओके, तो उसके बताया जा रहा है इस प्रकार से वो जानते हैं कि हम ये काम तो कर रहे हैं, कुछ पैसा आ रहा है, लेकिन क्या है उनका मान लीजिए स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ओके, उनके जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारी समस्या होती हैं, तो इन सब में वो सोचते नहीं, इनके बारे में नहीं सोचते हैं, जिससे उनका क्या जो समस्याएं और बढ़ती जाती हैं और वो रुकते नहीं है, और भी समस्या बढ़ती है और भी दुख उनको बढ़ता रहता है। बहुत ज्यादा इसके डीप मीनिंग इसकी। ओके, अगर ज्यादा गहराई में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। ओके, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल, मतलब जो हमें पोएट है, ओके, पोएट हमसे कभी है वो हमसे क्यों कहता है कि थोड़ा सा शांत रहने के लिए क्यों कहता है हमसे, देख लेते हैं। टू मच रस एंड एक्टिविटी हैज ओनली बॉट मिसफॉर्चुनेस टू मैनकाइंड, मतलब क्या है कि लगातार भागा दौड़ी वाली जिंदगी जीने से, लगातार भागा दौड़ी वाली जो जिंदगी है हमारी, इसे जीने से हमें क्या है, हमें दुखी कोई प्राप्त होने वाला है। ओके, हमें सुख नहीं मिलेगा, हमें क्या है दुखी मिलने वाला है। हैंस इट इज बेटर टू बी क्वाइट एंड स्टिल, इससे अच्छा है कि वो काम किया ही ना जाए। हमें पता है इस काम करने से हमें क्या दुख मिलने वाला है, कोई फायदा नहीं है, तो उसको किस काम को किया ही ना जाए और क्या शांत बैठा जाए, यहाँ बताया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ इसका अभी डीपली मीनिंग मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या है ज्यादा रणनीति नहीं बनाते, उसको काम को सीधे मिला और काम को करने लगते हैं। ओके, जिससे क्या है वो काम को करते तो हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ही ना उसको पेपर का, जैसे आपका हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, तो ये नहीं समझेंगे कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। ओके, हमें कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ओके, और किस समय में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है, ताकि हम क्या है जो हमारे पास 1 हफ्ते हैं 10 दिन है उसमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करने अच्छे से पढ़ दे। तो इसमें भले आपको क्या 1 घंटा लगे रणनीति बनाने, एक बार रणनीति बना लेते तो आगे के जो आपके 10 दिन है वो आप आसानी से आपको पता चल जाएगा कैसे क्या तैयारी करनी, कहां से पढ़ना, ये सब। तो ये रणनीति बनाना कहलाता है, जो मैं आपको वीडियो में बताता भी हूँ कि आपको क्या है 10 से 15 दिन में कैसे तैयारी करनी, तो वो मैं जो आपको बताऊं रणनीति बनाता हूं। भले इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है मुझे बताने में, लेकिन आपको क्या है बहुत ज्यादा फिर आसानी से क्या है उस अनुसार काम करते हैं और अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, और जो स्टूडेंट रणनीति नहीं बनाते, जो कुछ मिला वही पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ते तो है, मेहनत तो करते हैं, लेकिन बाद में उनको क्या रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो आना नहीं है कुछ सिलेबस में है नहीं वो भी पढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो मेहनत की है लेकिन फिर उसका भी रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो बस उसी की बहुत यहाँ बात हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला चैप्टर के कि व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीयरेंस स्टिलनेस। ओके, यहाँ जो इस पोयम में इस कविता में ओके प्रकृति के कुछ उदाहरण दिए, प्रकृति के जो चीजों है उनको उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि स्थिरता में भी ऐसा जीवन है। ओके, स्थिर चीज है लेकिन उसमें देखने में वो स्थिर, लेकिन बाहर से आप देखेंगे स्थिर है लेकिन उसके अंदर इसमें जान है। तो ऐसा प्रकृति से कौन सा उदाहरण लेकर कभी समझा रहा है, चलिए इस बात को समझ लेते हैं। इसमें क्या मतलब है, क्योंकि थोड़ा कविता में क्या है डायरेक्ट चीज समझ में नहीं आती कि आपको पता है उसको क्या है, बहुत ज्यादा राज छुपे रहते हैं, घुमा फरा के बातें की जाती है। द पोएट गिव्स द एग्जांपल ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नेचर टू सी दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीयरेंस स्टिलनेस। तो यहाँ इस कविता में कवि ने पृथ्वी का एग्जांपल दिया, प्रकृति में से क्या पृथ्वी का एग्जांपल देकर बताया जा रहा है कि क्या है स्थिरता में गतिशीलता है। जैसे पृथ्वी को हम अगर बाहर से देखते हैं, अगर आप मतलब अंदर से जाएंगे तो लगेगा स्थिर है, पृथ्वी को स्थिर लगेगी, लेकिन उसके अंदर कितनी जाने हैं। ओके, जैसे हम लोग पूरी पृथ्वी के अंदर देखेंगे उसकी गतिशीलता हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, लोग मतलब पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन बाहर से अगर पृथ्वी को कोई देखेगा ओके सैटेलाइट वगैरह से, तो लगता है पृथ्वी एकदम सीधे गोल एकदम फिक्स है। ओके, इस टाइप से लगता है। तो स्थिरता में भी गतिशीलता है। तो he says that the earth seems still but it is active and alive। ओके, मतलब क्या है कि कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी को देखने में क्या लगता है बहुत ज्यादा शांत लगती है, लेकिन इसमें क्या है बहुत ज्यादा जीवंतता है। ओके, इट इज अ सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, और ये क्या एक स्रोत है सभी के जीवन का। ओके, इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड। ओके, जब ठंडियों में पृथ्वी को देखते हैं तो एकदम मरी हुई सी पृथ्वी लगती है। क्यों लगती है, जैसे ठंडी में क्या है पेड़ वगैरह एकदम क्या है एकदम मुरझा से जाती है, मतलब इस टाइप का हो जाता है। ओके, तो जो ठंड में क्या हो जाता है, ठंड में ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी क्या है मरी सी है। बट स्प्रिंग इन
बिकम्स अरेव अगेन। ओके, तो स्प्रिंग यानी होता है जो बसंत का मौसम। बसंत के मौसम में क्या है, ये जो पेड़ जो पत्ती होती है हमारी क्या खिल उठती है, एकदम खिल उठती है। बसंत का मौसम अच्छा ही होता है। ओके, ठंडी ठंडी अच्छी हवाएं चलती हैं, तो जो ऐसा लगता है कि अब पृथ्वी क्या है दोबारा उसमें जान आ जाती है। ठंडियों में पृथ्वी मरी सी लगती है, लेकिन जब बसंत का मौसम आता है तो उसमें जान सी आ जाती है। अ मैन शुड बी काम एंड क्वाइट एंड बी एक्टिव एंड डायनेमिक लाइक द अर्थ। ये मेन लाइन है, ये लाइन, ये तब तो आपका बस ऐसी समझ लीजिए हवाबाजी सी हो रही थी, लेकिन मेन लाइन इसका ये सब समझाने का मतलब क्या है, इस लाइन को सब बताने का मतलब मेन लाइन ये है कि अ मैन शुड बी काम एंड क्वाइट। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा शांत होना चाहिए। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एकदम सभ्य और शांत होना चाहिए। एंड एक्टिव एंड डायनेमिक लाइक द अर्थ, और लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, एकदम जोशीले जुनूनी भरा होना चाहिए। यानी आप किसी व्यक्ति को देखें, बहुत सारे आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति होते हैं कि देखने में क्या है शांत लगेगा, कितना शरीफ लड़का है, बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होते हैं इस टाइप से। तो आपको क्या है बहुत ज्यादा लोगों के सामने जाए तो आप बहुत ज्यादा सीधे साधे हैं, बिल्कुल सिंपल से है। ओके, तो इस बार से, लेकिन जब उनका आपके काम देखते हैं, आपको काम देखें, आपका नॉलेज देखते हैं, तो एकदम क्या है घबरा जाए। तो ऐसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पृथ्वी का एग्जांपल दिया जा रहा है कि पृथ्वी को अगर बाहर से देखते हैं तो एकदम शांत लगेगी। मतलब सैटेलाइट से पृथ्वी को देखें तो बिल्कुल शांत है, लेकिन उसके अंदर देखें हम तो उसके पूरे एकदम संसार चल रहा है, दुनिया कई सारी दुनिया, मतलब उसमें दुनिया पूरी चल रही है। तो एकदम गतिशीलता है दुनिया में। लेकिन बाहर से देखें तो पृथ्वी एकदम शांत लगती है। तो इसी बात से तो व्यक्ति को बाहर से शांत लगना चाहिए, लेकिन अंदर से क्या होना चाहिए, एकदम ज्ञानी होना चाहिए इस टाइप से। तो आई होप इस चीज का मतलब आप समझ गए। मैं आपको डीपली मीनिंग भी इसका समझाते जा रहा हूँ। आगे ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है लेसन आपके सेकंड के। ये आपके शॉर्ट वाले थे। ओके, अब यही आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आपका ये आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन लॉन्ग में आपका क्या है सेंट्रल आइडिया तैयार करके रखना है। और अगर कुछ ही बार क्वेश्चन अगर जैसे मान लीजिए कीपिंग क्वाइट से मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है जो आपसे नहीं बनता है या इनमें से नहीं होता है और आपसे नहीं बनता है, तो इस कंडीशन में क्या करना है कि सेंट्रल आइडिया जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको तैयार करके रखना है। तो वो आपको सेट कर देना है, क्योंकि 3 से 4 लाइन का सेंट्रल आइडिया है, तो आपको सेट कर देना है। तो इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी आपकी जो 5 पोयम है इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं पास करना, तो उसका सेंट्रल आइडिया फिट कर दीजिए, आपको हाँ नंबर आपको मिल भी जाएंगे। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं आपका जो लेसन सेकंड है कीपिंग क्वाइट, इस आपकी पोयम का सेंट्रल आइडिया। तो कीपिंग क्वाइट जो पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। ओके, बिल्कुल कम शब्दों में एकदम सिंपल दिया हुआ है। द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा, यानी जो कीपिंग क्वाइट वाली पोयम है जो किसने लिखा है, पेब्लो नेरुदा ने लिखा है। ओके, अब यहाँ से सेंट्रल आइडिया स्टार्ट होता है। सेंट्रल आइडिया यानी आपका होता है उसका आपको सारांश या समरी बतानी है। ओके, किस पोयम में किसकी बात हो रही है, 3 से 4 लाइन में आपको बताना है। तो पेब्लो नेरुदा आस्क ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर आवर व्हील एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस। क्या कह रहे हैं यहाँ पेब्लो नेरुदा है, वो कहती हैं, कवित्री वो कहती हैं कि सभी व्यक्ति से कहती है, पूरी मानव जाति से कहती हैं कि जो आप सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, ओके, जो सांसारिक कार्यों में लगे हुए उससे क्या कुछ समय का रुक जाएं, उसको उन कामों को बंद कर दें, कुछ समय के लिए बंद कर दें और रोना रुक जाएं और अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपने बारे में सोचें, कि आप में क्या खूबियां हैं, ओके, कब में क्या बुराइयां हैं, मतलब अपने बारे में पूरा निरीक्षण करें। It will keeps to us understand ourselves। ओके, ये हमें क्या सहायता प्रदान करी, यदि हम क्या अपनी जो सांसारिक कार्यों में जो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, यदि हम उस समय रोक लेते हैं तो इससे हमें क्या अपने बारे में क्या है जानने का मौका मिलेगा। We are in trouble because we always remain in hurry and rush। मतलब हम क्या है बहुत ज्यादा परेशान, ट्रबल यानी हम बहुत ज्यादा परेशान है। ओके, तो क्यों परेशान है, क्योंकि हम क्या है लगातार इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी जीते रहते हैं। Let us withdraw ourselves from the unstable actions and remain quiet। क्या है कवित्री कहती हैं कि चलो आओ हम सभी लोग क्या करें, कुछ समय के लिए रुकें, शांत लें और अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में हमें क्या करना है या जो भी कुछ काम करना है उसकी पहले रणनीति बना ले। तो मैंने सर आपका इस पूरी पोयम का सारांश यही है कि कवित्री यहाँ कहती हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी काम ना करने लगे। जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें काम तो हमें करना ही है, लेकिन काम को ऐसे छोड़ना नहीं, काम को छोड़ना है, काम को करना ही, लेकिन काम करने से पहले मैं उसकी रणनीति बना लें। ओके, मान लीजिए आपका क्या है, आपके इंग्लिश के पेपर के लिए मान लीजिए आपके 7 दिन बचे हुए, 7 दिन बचे हुए, तो आपको आपको इंग्लिश का सिलेबस लिख लेना है, नोट कर लेना है, फिर देखना कि 7 दिन में हमें उसको कैसे कंप्लीट करना है, कहाँ से कंप्लीट करना है। ओके, तो इस प्रकार की रणनीति बना, तो हमें पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा, उसकी रणनीति बनाकर हमें पढ़ेंगे तो हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके, नहीं तो हमारी जो मेहनत होगी व्यर्थ चली जाएगी। तो यहाँ मेन उसका जो कवित्री उनका यही मतलब रहता है। ओके, तो इसके बाद है इट विल ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर एंड फीलिंग्स अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट। इससे क्या फायदा होगा कि हम अपने विकास के बारे में, अपने परिवार के विकास के बारे में क्या है सोच पाएंगे, अगर हम क्या है कुछ समय रुक कर क्या है विचार करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी, पूरा पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, ग्रामर वाला, बुक इंपॉर्टेंट वाला भी, तो कोर्स इंग्लिश के कोर्स को ले सकते हैं। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों 90 39 53 44 79
इस दिए व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की दोस्तों फीस की बात करें 249 रुपए कोर्स की फीस है। कम समय रह गया तो अब क्या है 50 रुपए क्या है इसमें ऑफ कर दिया गया है। ओके, तो अब ये कोर्स केवल 199 रुपए में आपको दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों आपको कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी, पूरा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या लेसन 3 के देखेंगे, लेसन 3 के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। आ थिंक ऑफ ब्यूटी, इसमें भी दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन याद करने होंगे। तो मैंने क्या बताया 5 आपके चैप्टर हैं और हर से 4 में बता रहा हूँ, लगभग आपको 20 क्वेश्चन तो आपको तैयार करके रखना है, आपका काम हो जाएगा। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पिरिट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। मतलब जो हमारे जीवन है, इसमें जिस जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, फिर भी जो व्यक्ति है, फिर भी जो मानव है, वो क्या है अपने जीवन से प्रेम करता है। इतने सारे इस जीवन में बहुत सारे दुख है, संकट हैं, फिर भी व्यक्ति क्या है अपने जीवन से प्रेम क्यों करता है, व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम क्यों करता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है, 25 में रिपीट हो सकता है। तो नो डाउट देयर आर सफरिंग एंड ट्रबल इन लाइफ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है कि हमारे जीवन में दुख और संकट है। आप भी जानते हैं आपके लिए अभी संकट है, क्लास 12 का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, तो ये भी आपके लिए एक प्रकार संकट ही तो है। ओके, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिससे हमारे जीवन में ओके कि विभिन्न प्रकार के दुख और संकट है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, मतलब है। बट ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग्स जॉय एंड पीस, लेकिन जो क्या है सुंदर वस्तुएं, ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर वस्तुएं हैं, हमें क्या है खुशी और क्या है एकदम शांति प्रदान करती हैं। दे रिमूव द ग्रूम सो मैन लव लाइफ, ग्रूम यानी दुख, जो हमारे ये जो सुंदर वस्तुएं हैं, सुंदर सुंदर जो वस्तुएं हैं, ये हमारा क्या है हमें शांति देती हैं, सुख देती हैं, साथ ये सुंदर वस्तुएं हमारे जो दुख होता है उसे समाप्त कर देती हैं। यही कारण है कि व्यक्ति क्या है अपने जीवन से क्या प्रेम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में कितना लिखना है, बस 2 लाइन में लिखना है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज ग्रेजुएटेड एसोसिएटेड विद द माइटी डैड एब्यूडिज्म, 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है। ओके, 25 में भी आपका आ सकता है, पढ़ के एकदम रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके यहाँ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में भी एक कमी क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपका देखने को मिलेगा। ओके, क्या बताया जा रहा है कि यहाँ जो व्यक्ति जो व्यक्ति मृत्यु हो जाती फिर भी क्या हम कुछ लोगों को याद करते हैं, मरने के बाद भी लोगों को हम क्या याद क्यों रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मान लीजिए भगत सिंह ले लीजिए, ओके, राजगुरु सुखदेव ले लीजिए, ये हमारे देश के क्रांतिकारी थे। ओके, तो इनको क्या मृत्यु हो जाने के बाद भी लोग इन्हें क्या जानते हैं, मतलब ये मरने के बाद भी अमर हो गए, तो ऐसा क्या कारण हो गया। तो द ग्रेजुएशन ऑफ द माइटी डैड लिव्स इन द देयर नोबल डीड्स, हम क्या है लोग उनके जो मृत्यु हो जाने के बाद भी हम उन्हें किस प्रकार क्यों याद करते हैं, नोबल डीड्स यानी उनके महान कार्यों के कारण हम उन्हें याद करते हैं। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेजेंसी ऑफ देयर ब्रेव एक्स, भी अपने मरने से पहले अपने पीछे अपने पहले मतलब मरने से पहले क्या है इतने अच्छे कार्य कर जाते हैं, इतने महान कार्य कर जाते हैं कि लोग उन्हें याद करते हैं। सो बी एसोसिएटेड ग्रेजुएशन विद देम। ओके, क्लियर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं थोड़ा पढ़ने में आपको मिस्टेक कर देता हूं तो आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि मैं बता चुका इंग्लिश मेरी कमजोर है, बस मैं आपको समझा रहा हूं और आपको लोग समझ में आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। चल झूठा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। ओके, इस पोयम में जो क्या है द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ किसे कहा गया है, मतलब कवि ने प्रकृति के सुंदर उपहारों बताने के लिए किस इमेज का प्रयोग किया है, कौन से दृश्य को दिखाया हमें। ओके, तो द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ एज, ये क्या है आपकी ये पोएम से लाइन उठाई गई, जिसमें क्या बताया एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इंपोर्टेड ड्रिंक्स फ्लोइंग अप टू अस द फ्रॉम हेवंस ड्रिंक्स। ओके, मतलब बताया जा रहा है कि एक अमृत का ऐसा फुब्बारा है, ओके, अंबर का फुब्बारा है जो हमें क्या है हमें सुख शांति दे रहा है। इसका मतलब है कि प्रकृति हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा तारे हो जाता, पेड़ पौधे दिए, हमें वायु दी है, मतलब बहुत सारे उपहार हैं, ओके, जिनसे हम अपना जीवन क्या है जिससे हम अपना सुखमय जीवन जीते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है, लेकिन ये आपको लाइन क्या याद करके रखनी है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाले चैप्टर से लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन अ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाली जो पोएम है इसमें आपको क्या है आपको एक लिस्ट बनानी है, वस्तु जो सुंदर वस्तुएं उनकी लिस्ट बनानी है जो इस पोएम में जिस पोएम में आई हैं उन सुंदर वस्तुओं की आपको पोएम लिस्ट बनानी है। एब्यूडिज्म 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर न्यूमेरियस थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट हेल्प अस फॉरगेट आवर सोर्स। ओके, मतलब कवि के अनुसार ऐसी बहुत सारी सुंदर वस्तुएं हैं जो हमारे क्या है हमारे दुख को हमारे भुलाने के लिए सहयोग करती हैं। दीज आर सन द मून ओल्ड एंड यंग ट्रीज दैट प्रोवाइड सेड टू सिंपल सीप, मतलब क्या बताया जा रहा है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं उस पृथ्वी ने क्या दिया है, हमारे प्रकृति ने हमें सूरज दिया है, चंद्रमा दिया हुआ है,
साथ ही क्या है पेड़ पौधे दिए हुए हैं, यंग और ओल्ड, ओल्ड रंग पेड़ दिए हुए हैं, साथ जो और ऐसे पेड़ दिए हैं जो क्या है छाया प्रदान करते हैं, भेड़ों को छाया प्रदान करते हैं। डेफिडल्स दिए, डेफिडल्स एक फूल का नाम है, फूल है आपका डेफिडल्स, ओके। क्लियर स्टेम्स ऑफ रिवर्स, ओके, नदियां हैं, रोजेस हैं, इस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन। महान लोगों की यह सुंदर कहानियां दी हुई, तो ये समय क्या चीजें दी हुई हैं और ये लिस्ट बनाई गई जो इस पोयम में, आई थिंक ऑफ ब्यूटी पोयम में इन जो सुंदर वस्तुओं की बात आती है उनके बारे में बताया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग में हम बात करते हैं तो दोस्तों आपको क्या है सेंट्रल आइडिया तैयार करके रखना है। सेंट्रल ये सब शॉर्ट वाले हैं, लॉन्ग के लिए आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करके रखिएगा। किसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या है सेंट्रल आइडिया से आपका काम हो जाएगा। अ थिंक ऑफ ब्यूटी, इसका हम क्या है सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं, ओके। द पोयम अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। ये जो पोयम आई थिंक ऑफ ब्यूटी है ये किसने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है, ओके। इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, ओके। तो इस कविता में कवि हमसे कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं क्या है हमें खुशियां प्रदान करने का, हमें सुख और खुशियां प्रदान करने का एक स्रोत है। एंड ओके एंड ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, और हम जो सुंदरता है सुंदरता कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। हम कहीं भी अपनी नजर घुमाएं, यानी हम प्रकृति में कहीं भी अपनी नजर घुमाएं, पर्वत पहाड़, ओके, जो नदियां, ये सबको हम देखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, तो हर कुछ में क्या है कुछ ना कुछ सुंदरता है, ओके। अकॉर्डिंग टू द पोएट थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर बिकॉज ब्यूटी नेवर डाई, यानी क्या बताया जा रहा है जो वस्तुओं की सुंदरता है वो हर जगह है और जो वस्तुओं की सुंदरता है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, वस्तु की जो सुंदरता है वो क्या है दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हम कहीं भी देखें में क्या है वस्तु में कुछ ना कुछ सुंदरता दिखाई देगी, और क्योंकि जो ब्यूटी नेवर डाइड, यानी जो सुंदरता है कभी समाप्त नहीं होती है, विच इन इंटरवल, यानी ये एक अटल सत्य है, ये सब कुछ जानता है कि जो सुंदरता है वो क्या है समाप्त नहीं होती है। विथ द पासिंग ऑफ द टाइम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी बिकम्स मूव जॉयफुल, और जैसे जैसे समय बीतता है जाता है वस्तुओं की सुंदरता और बढ़ती जाती है, ओके। वस्तुओं क्या और ज्यादा सुंदर आकर्षक होती जाती है। क्रिएशन ऑफ अ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी, जो भगवान की जो सुंदर कलाकृतियां हैं, अब सुंदर कलाकृतियां नहीं, जैसे आपने देखा भगवान ने नदी बनाए, तालाब बनाए, पेड़ पौधे बनाए, इस प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो भगवान ने कुछ भी चीजें बनाई हैं, ओके, उसमें जो सुंदरता को हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक हमें अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें क्या है एकदम सुख और क्या है शांति का अनुभव होता है और हम क्या है खुश रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो ये आपका आई थिंक ऑफ ब्यूटी का बिल्कुल कम शब्दों में इजी लैंग्वेज में मैंने आपको देने का प्रयास किया है, ओके। तो आपको दोस्तों अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेसन आ जाता है हमारा लेसन 4 आ रोड साइड स्टैंड, ओके। तो इससे दोस्तों आपको केवल 3 क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है, ओके, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम प्योर सिलेक्टेड में आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि आपको क्या और क्वेश्चन आप नहीं पढ़ सकते, आपको जितना मैंने बताया उतना आपको तैयार कर लेना है। टाइम रहता है फिर अपने हिसाब से और भी क्वेश्चन आप देखकर आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं प्योर सिलेक्टेड बता रहा हूँ जिन्हें आपको क्या है तैयार आपको होना ही चाहिए, ओके, क्योंकि हाई चांस है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश। यहाँ क्या है कवि ने कार को क्या है सेल्फिश यानी स्वार्थी क्यों कहा है, कार को स्वार्थी क्यों कहा है। अब देखिए कार तो कोई व्यक्ति है नहीं कि स्वार्थी हो, मतलब कार का स्वार्थी होने का मतलब जो कार में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको स्वार्थी क्यों कहा है। तो यार द कार मींस द कार ओनर, यानी कार का मतलब है कार के ओनर से, कार के मालिक से, ओके। द पोएट कॉल्स द कार ओनर्स सेल्फिश बिकॉज दे थिंक ओनली ऑफ देमसेल्व्स, देयर जर्नी एंड सेल्फ इंटरेस्ट, ओके। क्योंकि कवि ने द कार ओनर सेल्फिश कि जो कार के मालिक हैं उन्हें क्या है स्वार्थी कहा, क्यों कहा है, क्योंकि दे थिंक, क्योंकि हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी यात्रा के बारे में सोचते हैं और अपने रुचि के बारे में सोचते हैं, उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए क्या है लेखक ने क्या है कार के जो मालिक उन्हें स्वार्थी कहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्यूडिज्म 22 में आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉगिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, व्हाई इट इज वैन, यानी इस कविता में कवि ने किस लालसा को बचकानी लालसा कहा है और ये बेकार है, ये व्यर्थ है तो क्यों है, यानी क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है इस कविता में कवि ने किस लालसा को बचकानी लालसा कहा है और ये बेकार है व्यर्थ है क्यों, देख लेते हैं। द पोएट थिंक्स दैट द पर्सन हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड्स सफर फ्रॉम अ चाइल्डिश लॉगिंग, यानी कवि कहता है कि जो क्या है जो रोड के किनारे अपनी दुकान लगाए हुए, जो रोड के किनारे क्या दुकान लगाए हुए हैं और दौड़ रहे हैं सामान को बेचने के लिए, उन लोगों की लालसा को क्या कवि ने बचकानी लालसा कहा है, क्योंकि दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स, क्योंकि जो दुकान अब बगल दुकान वो क्या है सड़क के किनारे दुकान लगाए हुए हैं, तो दुकान लगाए हैं तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी दुकान में कोई ना कोई कस्टमर आए, ग्राहक आए, ओके। दे बिकम्स सैड व्हेन नो वन टर्न अप, ओके, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं जब उनकी दुकान में क्या है कोई नहीं आता, ओके। दे वर ऑलवेज वेटिंग टू हर द स्क्वेरल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार,
भाई हमेशा इंतजार करते हैं कि क्या है कि जो गाड़ी रोकने, जो मतलब ब्रेक लगने की आवाज आए, ओके, गाड़ी रोकने की आवाज आए, उसका वो क्या है इंतजार करते हैं, ओके, बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इज वैन, लेकिन उनकी जो सभी प्रयास है वो है बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि लोग आते हैं गाड़ी रोकते हैं, रुकते भी हैं, लेकिन बस केवल वहाँ क्या है पता वगैरह पूछेंगे या हवा भरवाने का काम करेंगे, लेकिन उनकी दुकान से कुछ सामान नहीं खरीदते हैं, इसलिए उनके जितने प्रयास हैं वो क्या है सब व्यर्थ चले जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पील ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप ऑन द रोड साइड स्टैंड, यानी जो सड़क के किनारे जो व्यक्ति क्या है अपने जो दुकान वगैरह लगाए हैं उनकी लोगों से क्या अपील है, ओके, क्या अपील करते हैं। तो द रूरल फॉक्स पील्डेड पैथिकली फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप एंड बाय सम देयर्स गुड्स, ओके, उनकी क्या अपील है, ओके, वो सबसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि क्या है उनकी दुकान से सम कस्टमर्स टू स्टॉप, कि उनकी दुकान में कोई ना कोई कस्टमर आए, रुके और उनकी दुकान से कुछ ना कुछ सामान खरीदे। ओके, सिटी फॉक्स यूज्ड टू पास बाय दिस रोड एंड hence the rural folk set up the roadside stand to attract their attention and sell their goods। क्या बताया जा रहा है कि उस सड़क से जहां वो अपनी दुकान लगाए हैं उस सड़क से क्या है जो शहर के लोग गुजरा करते हैं, बहुत ज्यादा शहर के लोग गुजरा करते थे, ओके, इसलिए उन्होंने क्या है अपनी सड़क के किनारे दुकान रख रही है और लोगों को है अपने अटेंशन, लोगों को क्या है अपने आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे सामान खरीदें, लेकिन क्या है उनसे सामान खरीदें, लेकिन क्या है उनसे कोई भी सामान नहीं करता, जो कि हमने देख चुके हैं यहाँ। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तैयार कर लीजिए। ओके, हो सकता है मैं क्या बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ये 3 क्वेश्चन तैयार कर ली, आपको मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन से आप इस 3 क्वेश्चन आपने समझे तो आपको इतना पता चल गया होगा कि इस पोयम में क्या बात है, किस टॉपिक पर बात की जा रही है, तो इतना तीनों को आपने क्वेश्चन तैयार कर लिए। कोई भी इससे संबंधित और क्वेश्चन आता है कि आपको लगता है कि रोड साइड स्टैंड वाले चैप्टर से कोई घुमा के क्वेश्चन आ गया, तो भी दोस्तों आप इनको सेट कर दे तो आपको नंबर मिल जाते हैं, यानी उसके लगभग आप क्या 3-4 लाइन लिखते हैं, नंबर आपको दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा लेसन है दोस्तों, लास्ट लेसन है, ये हमारा लास्ट लेसन है, लेसन 5 आंट जेनिफर्स टाइगर से। देख रहे 3 क्वेश्चन इसमें भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, ठीक है, और पहला है कि ऑफ व्हाट और whom is आंट जेनिफर्स टेरिफाइड विद, ओके, मतलब जो आंट जेनिफर्स हैं वो किससे भयभीत रहा करती हैं। ओके, तो आंट जेनिफर्स इज प्रोबली टेरिफाइड ऑफ हर आपका ऑपरेशन ऑफ हर चेनविचिस्ट हस्बैंड, यानी जो उनका राष्ट्रवादी पति है, यानी अपने सीधे आपको यहाँ याद रखना है कि अपने जो हस्बैंड अपने पति से क्या हुआ करती थी, भयभीत रहा करती थी। सी लिव्स हर लाइफ अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिज लेडी, एक जो क्या है वैवाहिक महिला की जो क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ओके, उन जिम्मेदारियों को निभाते समय, ओके, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उनकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है, उससे एक बार वो दबा सा महसूस करा करती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लूटिंग, मतलब फ्लूटिंग यानी हाथ कपवाना। ओके, तो हाथ कपना रहे थे उनके आंट जेनिफर्स के, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ। ओके, तो देख लेते हैं क्या परिणाम हुआ इसका। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लूटिंग बिकॉज सी इज नर्वस एंड टेरिफाइड, उनके हाथ क्यों कपड़ा रहे थे, उनके हाथ इस बार से कपड़ा रहे थे, इसका मेन रीजन था कि वो क्या बहुत ज्यादा नर्वस थी और बहुत ज्यादा क्या भयभीत थी। एज अ रिजल्ट हर फ्लूटिंग द फिंगर्स आंट जेनिफर्स finds it difficult to pull even the ivory needle। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि इतना इसका परिणाम क्या हुआ कि उनके हाथ की जो फिंगर्स इस बार कपवा रही थी, इससे ये रिजल्ट हुआ कि जो वो डायग्राम बना रही थी, ओके, डायग्राम बना रही थी, तो हाथी के जो क्या उनके जो दांत वगैरह बना रही थी, तो उसमें क्या आउटलाइन वगैरह बनानी पड़ती, तो वो भी अच्छे से नहीं बना पा रही थी। इस बार से इसका मतलब है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एमपीबीएम 24 में तो क्वेश्चन आ चुका है। What is the suggested by image massing weight of uncle's bending band, यानी जो ओके बेंडिंग बैंड यानी जो शादी की जो अंगूठी होती है उसे पहने हुए है, तो उसमें एक क्या यहाँ भार की बात हो जा रही, तो क्या इसमें इसके मतलब क्या है। ओके, ये अंकल जी की जो शादी की अंगूठी है उससे उनके भार से क्या आशा है। ओके, इन द पोयम बेंडिंग बैंड रेफर्स टू बेंडिंग रिंग्स वन बाय आंट जेनिफर्स। ओके, यानी क्या बताया जा रहा है, यहाँ जो बैंड इसका मतलब है क्या, जो बेंडिंग रिंग्स है यानी जो शादी में जो अंगूठी बनाई उससे है जो आंट जेनिफर्स उनकी शादी में थी वे मिली थी वे। मासिव वेट ऑफ अंकल्स बेंडिंग बैंड सजेस्ट दैट सी वाज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, इसका मतलब है कि इसके क्या है कि जब शादी हो जाने के बाद वो अपने पति द्वारा निर्देशित होती है, जैसे अभी लड़कियां हैं तो अपने हिसाब से अपने काम कर सकती हैं, ओके, जहां घूमना है जा सकती हैं, मतलब माता पिता की अपनी इच्छा से घूम सकती हैं, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो फिर क्या है पति द्वारा नियंत्रित होना पड़ेगा, पति जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वही बताया जा रहा है कि जब जैसे उनके पास मतलब क्या है शादी की रिंग उनके पास मिली, मतलब उनकी शादी हुई पार से, तो फिर उन्हें क्या अपने पति द्वारा क्या है नियंत्रित किया जाने लगा, इसकी बात हो रही है। सी वाज ओवरबर्डेनेड विद द हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर हर मैरिज, यानी जो है शादी के बाद जो वैवाहिक महिला होती
कि उसकी क्या है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती है, उसके बहुत सारे शादी के बाद कर्तव्य हो जाते हैं, ओके, घर परिवार के प्रति। उससे क्या बहुत ज़्यादा वो क्या है, एकदम प्रेशराइज अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा उससे महसूस करती थी। तो इस बार से आपका दिया हुआ है, तो ये आपको इन 3 क्वेश्चन को भी आपको एकदम तैयार करके रखना है। और भी आपको लगता है अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट, आप पढ़ते रहिएगा, ओके। लेकिन मैंने आपको जो 20 क्वेश्चन बताए, तो आपको तैयार करके रखना ही है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है 5 आपके चैप्टर सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बता दिए। लॉन्ग में दोस्तों हम बात करें तो लॉन्ग में से आपका पोएट्री से एक क्वेश्चन आपका आना है, वो आपका सेंट्रल आइडिया से रहता है। तो मैंने आपकी 5 पोएम है, 5 पोएम का सेंट्रल आइडिया याद ना करें, लेकिन आपको आगे की जो 3 है, आपका कीपिंग क्वाइट वाला हो जाता है आपका, और साथ ही थिंक ऑफ ब्यूटी वाला हो जाता है, माई मदर एट 66। तो ये 3 पोएम है, इनका दोस्तों आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करके रखना ही है, ओके। क्योंकि सेंट्रल आइडिया से ये फायदा होता है कि उस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है, मान लीजिए देखिए हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आकर रख दिया आ जाए और आपसे नहीं बनना, तो उस कंडीशन में आप सेंट्रल आइडिया लिख दे तो भी आपके नंबर नहीं जाएंगे, नहीं कटेंगे आपके नंबर, ओके। बाकी सभी क्वेश्चन जो बताएं अच्छे से आपको क्या तैयार करके रख लेना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से भी लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। और क्रम से प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है टॉपर सीरीज वाली, उसको जाकर आप फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।